मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आपसे मुखातिब हुआ हूं। इस लॉकडाउन में हम लोग मिल नहीं पा रहे, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो चुका है। इस कोरोना के महामारी में हम सब ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपस की मुलाकातें भी बंद हो चुकी हैं। बातें तो छोड़ दें, जब मिल ही नहीं रहे तो बातें कैसे होंगी। तो ये एक माध्यम है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग आपस में कुछ बातों को शेयर कर सकते हैं। मित्रों, आज एक बड़ी परिस्थिति विकट है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं पिछले जब से 10-12 सालों से राजनीति में हूँ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 10-12 सालों से एक सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले रहा हूँ, तो उसमें कई तरह की चर्चाओं को सुनता हूँ। जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक के नेता से, कार्यकर्ता से मिलने का, बात करने का, समझने का एक मौका जो मिला है। हम सब लोग व्यवस्था का रोना रोते हैं। हर आदमी, कई मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला, वो भी व्यवस्था का रोना रो रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, वो भी व्यवस्था का रोना रो रहे हैं। जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, वो भी व्यवस्था का रोना रो रहे हैं। और जो सत्ता बनाने वाले लोग हैं, वो भी व्यवस्था का रोना रो रहे हैं। तो हमारे समझ से जो मूल समस्या है, वो सत्ता के बजाय व्यवस्था है। सत्ता के चेहरे बदल देने से व्यवस्था में कोई परिवर्तन मैंने बहुत ज्यादा महसूस नहीं किया है। कहीं कहीं कुछ परसेंटेज में अंतर हुआ है, आया है, यह भी है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रिजेक्ट कर दें, लेकिन आप उठाकर देखें कि हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, वो क्या काम करते हैं। क्या वो ईमानदारी से जनता को बेवकूफ न बनाते हुए जो मूल समस्या है उस पर कुछ करने का प्रयास, कराने का प्रयास करते हैं क्या। हम लोग रोज मित्रों देखते हैं अखबारों में बाढ़ की विकराल समस्या। कौन ऐसा साल नहीं है जब उत्तर बिहार पूरा बाढ़ से नहीं जूझता है, जब दक्षिण बिहार पूरा सुखाड़ से नहीं जूझता है। कौन सी ऐसी सरकार आती है जो पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ाती है, और कौन सा ऐसा दल है जो विपक्ष में रहकर हंगामा नहीं करता है, और कौन सी ऐसी पार्टी है, ये संघीय ढांचे की व्यवस्था है, जो अपने राज्यों में कुछ एक मॉडल स्थापित करके और तब सामने वाले पर आरोप लगाती है। एक भी दल ऐसा नहीं मिलेगा। आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जो काम कांग्रेस की सरकार करती है, वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। वही काम क्षेत्रीय दलों की सरकार अपने अपने राज्यों में करती है। वही व्यवस्था, एक ही व्यवस्था हर जगह कायम है। पूरे देश की अगर आप बात करें, महानगरों में छोड़ दें, एक दो जगह, खास करके दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम निश्चित रूप से अन्य राज्यों के मुकाबले अच्छा है, इसको मानना पड़ेगा। अलावे आप किसी भी प्रदेश में चलें तो बता दें कि वहाँ सरकारी विद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी है और फलाने स्टेट में खराब है, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में खराब है, कांग्रेस पार्टी के क्षेत्र में अच्छा है, क्षेत्रीय दल के किसी नेता के कारण बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। एक भी ऐसा राज्य हम लोग चलें जहाँ चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ है, जहाँ सरकारी अस्पतालों में
फिर दिल्ली को मैं एक किनारे रखता हूँ, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य है और हमारा कैपिटल है, देश का कैपिटल है। वहाँ की व्यवस्थाओं पर हम पूर्णतः अन्य राज्यों से तुलना नहीं कर सकते। कुछ राज्य सरकार का भी उसमें अच्छा काम है, कुछ केंद्र सरकार का भी है। अलावे आप चलें जहाँ कहीं भी तो आपको एक समान व्यवस्था मिलेगी, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता दिखता है। तो खैर हम लोग उस पर नहीं जाकर के राजनीतिक व्यवस्था पर हम लोग केंद्रित हैं। बिहार के मध्य में आप बिहार की स्थिति बताएं कि क्या 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 से आज 2020, इन 5 दशकों में, आजादी के बाद के 7 दशकों का उठा लें उदाहरण, तो क्या बाढ़ की समस्या का कोई अस्थाई समाधान हो पाया क्या? और किस ऐसे नेता ने वादा नहीं किया कि हम आएंगे तो ये कर देंगे? आज भी बाढ़ से उत्तर बिहार के लोग उसी तरह से परेशान हैं जैसे आजादी के पहले, आजादी के बाद, आज के 40 साल पहले, आज के 50 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले और आज कोई परिवर्तन नहीं आया है। मुझे याद नहीं है कि कोई पिछले 30 से 35 सालों का आप आंकड़ा उठा लें तो कोई नहर खुदा है बिहार के अंदर? बताएं कहीं कि कोई नहर का नया निर्माण हुआ हो। जो निर्माण हुआ है उसमें भी पानी नहीं आया है। हर खेत को पानी देंगे, नीतीश कुमार जी का नारा था, मिल गया क्या? मुख्यमंत्री जी, बिहार केवल नालंदा नहीं है, बिहार नवादा से लेकर के वो वाल्मीकि नगर तक आता है, पश्चिमी चंपारण मोतिहारी तक आता है। दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के पूरे एक एक जिले का अगर आप आंकड़ा उठाएं तो आज के 30 साल पहले जो व्यवस्था थी, 20 साल पहले जो व्यवस्था थी वही है, कुछ परिवर्तन नहीं आया है। तो मित्रों, खैर फिर हम लोग सत्ता नायक को दोषी ठहरा करके कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। वो अपना एजेंडा तय करेंगे, अपने नारे गढ़ेंगे और आपके बीच में आकर के नफरत फैला करके, नेगेटिविटी को आपके अंदर इंजेक्ट करके वो अपना वोट लेकर के चले जाएंगे। हम लोग भी देंगे, चलेंगे। सबसे बड़ी विकट समस्या जो मेरे समझ से है वो जनप्रतिनिधि का सही चुनाव नहीं होना है। हम लोग सही जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर रहे। हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव कर रहे जो माफियागिरी से राजनीति में प्रवेश पाए हैं, जो अपराध की दुनिया से आए हैं, जो आज ठेकेदारी करते हैं। हर दूसरा विधायक बिहार का ठेकेदार है। हर दूसरा विधायक बिहार का रंगदार बैकग्राउंड से आया है। हर दूसरा विधायक बिहार का माफियागिरी में संलिप्त है। कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वो व्यवस्था परिवर्तक साबित होगा? हम लोगों ने ऐसी विधा को आत्मसात कर लिया है कि अगर नीतीश जी टिकट देंगे हम उनको वोट देंगे, लालू प्रसाद जी टिकट देंगे हम उनको वोट देंगे। लालू प्रसाद जी, नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी से लेकर के कोई भी कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है। यह देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिलता है जिनको क्षेत्र के चौहद्दी का ज्ञान नहीं होता है, क्षेत्र के इतिहास का ज्ञान नहीं होता है, क्षेत्र के भूगोल की जानकारी नहीं होती है, और वो आपके जनप्रतिनिधि बन करके चले जाते हैं। ऐसे एक समय में हम लोग गुजर रहे हैं जब एक जनप्रतिनिधि अगर अपराध में उस पर कोई मुकदमा साबित हो गया, वो जेल के अंदर है, तो फिर उसकी पत्नी को टिकट मिल जाता है, उसके बेटे को टिकट मिल जाता है। हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। पूरी तरह से राजनीति जो है
वो फिर से पहले वाली कबीलाई सरदारों की जो भूमिका थी उस परिस्थिति में जा रही है। हम लोग कुछ बड़ा परिवर्तन करने के कह सकते हैं कि मूड में नहीं हैं, या यह मानकर बैठ गए हैं कि अब कुछ संभव नहीं है। याद करिए वो जमाना जब पार्टियां टिकट काट देती थी और बिहार में 20-20, 30-30 एमएलए निर्दलीय चुनाव जीत जाते थे, अपने दम पर चुनाव जीतते थे, अपने काम के दम पर चुनाव जीतते थे। पार्टी को मुंह की खानी पड़ती थी। दर्जनों नाम बता सकते हैं, लेकिन किसी का नाम क्या लेना, आपको भी पता है। परंतु आज ऐसे हालात हैं, हम अपने प्रतिनिधि से यह उम्मीद करते हैं कि वो सत्ता को आंख दिखाए, वो हमारे सवालों को सत्ता से करे और उसका निराकरण करने का प्रयास करे। और जो यह करता है, उनका अगर ऊपर टिकट कट जाता है तो हम उनका जमानत जब्त करा देते हैं। जिनकी जनसेवा का उदाहरण है, एक नहीं बिहार के दर्जनों नेताओं का नाम बता सकते हैं, चाहे वो अरुण कुमार हो, चाहे वो पप्पू यादव हो। पप्पू यादव के बहुत चीज़ों से आप इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, उनका भी बैकग्राउंड मैं बहुत सफ़ेद नहीं मानता हूं, परंतु उस आदमी में जो सेवादारी का भाव है, जिस तरह से उस आदमी ने काम करके दिखाया, वो आदमी लोकसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार जीतता है और उसकी जमानत जब्त हो जाती है। अरुण कुमार जैसे विद्वान जन जो कम रह गए हैं अब राजनीति में, उनकी जमानत जब्त हो जाती है। ये विचारणीय प्रश्न है, ये साधारण प्रश्न नहीं है। हम लोग ऐसे लोगों को चुन दे रहे हैं जिनको संसद के बारे में छोटी सी जानकारी भी नहीं है। संसदीय विधा की जानकारी होनी तो अलग बात है, कानून की जानकारी होनी तो अलग बात है, अपने अधिकार की जानकारी होने की तो अलग बात है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों को हम एमपी बना दे रहे हैं जो अपना सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अधिकार है चुनाव लड़ना उनका, लेकिन हमको तो यह देखना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को जनप्रतिनिधि बना रहे हैं। ये विचार करना पड़ेगा। समाज में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जिसके ऊंचे मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा अकाउंट, वही सम्मानित है। भले वो अपराध की दुनिया से पैसा कमा कर आया हो, भले वो अपहरण करता रहा हो। ऐसे दर्जनों विधायक का नाम बता सकता हूं जिनका उद्योग था अपहरण करना, आज वो मसीहा बने हुए। ऐसे दर्जनों एमएलए का नाम बता सकता हूं जो आज भी उस काम में लिप्त हैं, परंतु हम सबके कान में अब जू नहीं रेंग रहा है, आवाज नहीं जा रही है। हम लोग इस पर सोचने को 1 मिनट अब तैयार नहीं है। मैं आपको बताता हूं नवादा की स्थिति कि मैंने एक सर्वे किया तो पाया कि जितने कॉन्स्टेंट कॉलेज हैं और 90 के दशक के पहले जितने एफिलिएटेड कॉलेज थे, डिग्री कॉलेज खास करके मैंने सर्वे किया था, उसमें तमाम कॉलेज में जनप्रतिनिधि और सामाजिक लोगों का एक भागीदारी था। उनके आपसी गठजोड़ से ऐसे कॉलेजों का निर्माण हुआ। सरकार ने निर्माण नहीं कराया था, एक भी कॉलेज का निर्माण सरकार के द्वारा नहीं हुआ। बाद में सरकार ने उसको कॉन्स्टिट्यूएंट कर दिया या उसको ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है। पहले एमपी हुआ करते थे पुरी जी, उनका कॉलेज बनाया हुआ है। शत्रुघ्न बाबू थे, सत्यभामा देवी थी, उनका कॉलेज बनाया हुआ है। श्याम सुंदर बाबू वारसलीगंज के एमएलए थे, उनका कॉलेज बनाया हुआ है। परंतु आज मैंने जब सर्वे किया तो पिछले 30 सालों में एक भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जिसने अपने पिताजी के नाम से भी कोई कॉलेज खोला हो। ये सोचिए कितनी हैरानी की बात है। अरे साहब, पैसा कमाते हैं ये हम सब जानते हैं। कहां आप उसको निवेश करते हैं, होटल के व्यवसाय में और बालू के व्यवसाय में और किस व्यवसाय में। कम से कम अपने पिताजी के नाम से, अपने माताजी के नाम से हटाइए, नहीं तो अपने ही नाम से
अगर आपने कॉलेज खोल दिया होता तो आपके क्षेत्र के बच्चे को डिग्री लेने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। नवादा में एक पीजी कॉलेज नहीं है और उसके लिए जनप्रतिनिधि के लोग गालियां देते हैं अगर आप आवाज उठाते हैं तो। ये हालात हैं। तो इस पर एक विचार करने की आवश्यकता है कि हमने कैसे जनप्रतिनिधियों को चुनना शुरू कर दिया। और इसका स्पष्ट एक बड़ा उदाहरण है कि चलिए इसमें तो पार्टी टिकट दे देती है और हम लोग लालू और नीतीश के चेहरे को देख करके, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे एजेंडे को देख करके वोट कर देते हैं। पंचायत चुनाव में कौन सा टिकट मिलता है किसी दल का? पंचायत चुनाव में कौन सा कोई नेता का चेहरा होता है? पंचायत चुनाव में तो कंप्लीट गैर दलीय चुनाव है, निर्दलीय चुनाव है। आप उदाहरण आप ऐसा बता दीजिए कि जन सेवा करने वाला कितना मुखिया है, कितना जिला पार्षद है, कितने प्रमुख हैं। अपनी पत्नी को कोई क्रिमिनल चुनाव बनाकर जिता करके प्रमुख बना रहा है, कोई अपने ठेकेदारी के पैसे से। एक मुखिया का चुनाव लड़ने में 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया खर्च करने वाले मेरे जानकारी में दर्जनों लोग होंगे। जब आप ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, जब आप उसी बैकग्राउंड के लोगों को चुन रहे हैं, तो हम फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जन भागीदारी निभाएंगे, वो जन समस्याओं का निराकरण करेंगे? एक एमएलए की हस्ती नहीं है, आज के तारीख में एक ऐसा मुखिया नहीं है जो जाकर के कलेक्टर से आंख मिला करके क्षेत्र के कुछ समस्याओं के निराकरण के लिए बात करता हो। सिंगल मुखिया की हैसियत नहीं है। और पहले के जमाने में मुखिया की इतनी हैसियत थी कि एसडीओ से, कलेक्टर से फैटाफैटी कर लिया करते थे, मारा मारी कर लिया करते थे। आज वो हैसियत किसी में नहीं है, किसी एमएलए में नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर वो एसडीओ से उलझेंगे, डीएम से उलझेंगे तो उनके ठेकेदारी का जांच हो जाएगा, उनका कोई चेक रुक जाएगा, उनके कई चीजों पर छापे पड़ जाएंगे। तो हम कैसे परिवर्तन की बात सोचते हैं? सत्ता परिवर्तन से ज्यादा व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। और व्यवस्था परिवर्तन में इस बात की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि वैसे लोगों का रिजेक्शन करना होगा जो गलत बैकग्राउंड से हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो मुखिया से लेकर के एमपी तक के कैंडिडेट हों, परंतु जिनका आपराधिक चरित्र हो, जिनका ऐसा कैरेक्टर हो जो समाज में गलत चीजों को प्रतिनिधि माने जाते हैं, वैसे लोगों का अगर आप रिजेक्शन नहीं करेंगे, रिवोल्ट नहीं करेंगे, पार्टी को अगर विवश नहीं करेंगे कि अच्छे लोगों को अगर आप टिकट नहीं देंगे तो हम आपको चुनाव हरा देंगे, हमको इससे मतलब नहीं है। हम मुख्यमंत्री चुनने के चक्कर में, प्रधानमंत्री चुनने के चक्कर में बोकस लोगों को एमपी और विधायक बना दे रहे हैं, बोकस लोगों को हम लोग अपना जनप्रतिनिधि चुन ले रहे हैं, जिनको यह मालूम नहीं है कि एक कॉलेज खुलने से समाज में कितना बड़ा काम हो सकता है। 4 दिन भोजन बंटवा देने से और चुनाव के दरमियान कुछ लोगों को पैसे बांट देने से आपके समस्या का निराकरण नहीं होना है। अगर आप पैसा ही कमाने वाले एमएलए हैं, सबको ही कमा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक विधायक कमा रहा है, कोई एक विधायक ठेकेदारी कर रहा है। 243 में 143 विधायक ठेकेदारी करते हैं। 243 में से 100 विधायक ऐसे होंगे जिनके ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे खास करके जो महिलाओं की भागीदारी हो रही है उसमें 50% ऐसे महिलाओं की भागीदारी हो रही है जिनके हस्बैंड जेल के अंदर हैं। तो ये एक बड़ा विषय है, हमको उस पर सोचना पड़ेगा। मुखिया बनाने में हमको यह देखना पड़ेगा कि जो आदमी दिन रात ठेकेदारी कर रहा है, जो आदमी दिन रात कोई अपना अलग रोजगार कर रहा है, वो आपके बीच में कितना समय देगा, वो आपके लिए कितना काम करने का काम करेगा। जो शराब के नशे में धुत रहता हो वैसे लोग आपके लिए कितना करेंगे। हमने देखा एक पूर्व मंत्री हैं, उनके हस्बैंड किस तरह से डीएसपी के सामने पूरा लहरा रहे थे।
हम आज देख रहे हैं एक सत्तानसीन विधायक हैं, वो किस तरह से पोल डांस कर रहे हैं। और ये सभी पार्टियों में है, मैं कोई एक सत्ताधारी दल की बात नहीं कर रहा, ये तमाम पार्टियों के कल्चर में है कि ऐसे ही लोगों को आपके सामने ला दिया जा रहा है। टिकट 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ में बेचते हैं लोग। ये आप कल्पना करिए कि जो आदमी 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया खर्च करके एमएलए हो रहा है, एमएलसी हो रहा है, वो आपके सेवा के लिए कितना तत्पर रहेगा। उसको अपने पैसे की रिकवरी चाहिए होती है, और फिर आगे टिकट खरीदने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए फिर एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है, और उन पूंजी को फिर डबल ट्रिपल करने के लिए फिर उनको कितना खेल खेलना पड़ता होगा, कितना दिमाग लगाना पड़ता होगा। मैंने फेसबुक पर लिखा कि आज जिस तरह से हम बॉलीवुड के लोगों को एंट्री दे रहे हैं, मनोज तिवारी जी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, नतीजा सामने आ गया। मैंने जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे मनोज तिवारी, तभी कहा था कि अरविंद केजरीवाल को आप मनोज तिवारी से नहीं हरा सकते। लेकिन पार्टियों को पता नहीं क्या हो गया है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि ये पूरी तरह से कॉरपोरेट स्टाइल में अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, अपना एक ब्रांडिंग करते हैं, और उस ब्रांडिंग के आड़ में घटिया माल बेहतर पैकेजिंग के साथ आपके बीच में भेजा जाता है, और आप बेवकूफ बनते हैं। इस पर एक गंभीर विमर्श की आवश्यकता है। समाज के ऐसे लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है जो आपकी आवाज बनता है, जो सत्ता को आंख दिखाता है, और जो जन समस्याओं से दिन रात लोगों को निकालने का काम करता है। ऐसे लोगों को आपको पहचानने की आवश्यकता है। हर दल में ऐसे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, कोई ऐसा दल नहीं है जहां अच्छे लोग नहीं हैं। चाहे वो आरजेडी हो, हाँ खराब लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। जनता दल ही हो, उसमें भी अच्छे लोग, बुरे लोग, दोनों तरह के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और भी जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र जी हो, अरुण बाबू हो, पप्पू यादव हो, हर किसी पर यह प्रेशर होना चाहिए कि अच्छे कार्यकर्ता को, अच्छे समाज के लिए काम करने वाले को आपको आगे ला करके टिकट देना पड़ेगा, अन्यथा हम रिजेक्ट करेंगे, हराने का काम करेंगे उनको। हम जब तक आप रिवोल्ट नहीं करेंगे तब तक आपके समस्याओं पर वो विचार नहीं करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए बस बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, परंतु अब उतना वक्त भी नहीं है। बस इतना कोट करेंगे कि जिस दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी यहां तक आई है, उनका एक कोट है कि अगर पार्टी आपके मनोनुकूल अगर प्रत्याशी नहीं देती है, आपके आप जिसको चाहते हैं, जनता की इच्छा के अनुरूप अगर वो पार्टी टिकट नहीं देती है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी का होते हुए भी उस जनप्रतिनिधि को चुनाव हरा कर भेज दें। पार्टी ठीक हो जाएगी, अगली दफा से वो बेहतर कैंडिडेट को टिकट देगी। शुरुआत तो करें, पंचायत प्रतिनिधि तो सही चुन लें, उसमें तो कोई दल की भूमिका नहीं है। इसलिए मित्रों, अच्छे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है और इन तमाम समस्याओं से निजात दिलाने की आवश्यकता है। ऐसा माहौल बनाने का जरूरत है जिसमें हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चे को, हमारे भविष्य को एक बेहतर माहौल मिले और इन तमाम समस्याओं से छुटकारा मिले। उसके लिए संविधान के व्यवस्था के अनुरूप मुख्यमंत्री नहीं चुन करके विधायक चुने, अच्छा मुखिया चुने, अच्छा एमपी चुने, जो आपके बीच में रहे और वो आपकी आवाज बने। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम हम जो विधायक चुनेंगे, जो एमपी चुनेंगे, वो करेंगे संविधान के विधा के अनुरूप। आजकल जो जिस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की घोषणा होकर के होता है, वही संविधान के खिलाफ है।
सबसे बड़ी बात है। इसलिए इन तमाम चीजों पर आपका नजर होना चाहिए और हर क्षेत्र में जरूर अच्छे लोग हैं, उनके बैकग्राउंड को समझिए, उनके कार्य करने की शैली को समझिए, उनके कैरेक्टर को समझिए और वैसे लोगों को मदद कर करके आगे लाने की आवश्यकता है। उस समय को वापस लाने की आवश्यकता है जब हमारे बीच में ऐसे लोग होते थे जो चंदे के पैसे से चुनाव लड़ जाते थे। बाबू चंद्रशेखर सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री हुए, वे अपने कार्यक्रमों के दौरान गमछा बिछाकर लोगों से पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ते थे। हमारे यहाँ नवादा में हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जिनको मैंने देखा है कि फटे हुए मोजे के साथ चंदे के पैसे से कार्यकर्ता उनके चलते थे और वो भी चुनाव जीतते थे। उस समय को वापस लाने की आवश्यकता है। ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जिनका 1 रुपया खर्च न हो, परंतु वो हमारे हितों के लिए काम करे और उनसे हम हिसाब मांग सकें। यह व्यवस्था फिर से लाने की आवश्यकता है। बाकी आप सब हमसे ज़्यादा होशियार हैं, तो इस पर एक विचार करें। मैंने अपना एक मत प्रकट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।